हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं हिस्ट्री का अपना दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं। ये भाग 2 मैं लिख दिया हूं इस पर। तो इतिहास में हमने वास्को डिगम्मा को बताया था कि वास्को डिगम्मा कैसे आया, कैसे इस भारत पर आता है और आकर के यहाँ से मसाला खरीद करके ले गया था। जो मसाला खरीद करके 1 रुपये का लेकर के गया था, 1 रुपये का मसाला खरीद कर ले गया था और पुर्तगाल में उसको 60 रुपया में ले जा करके बेचता है, तो उसको 60 रुपये का फायदा होता है। यहाँ तक का इतिहास मैंने हम आपको कल बता दिया था। इसे आगे हमको बताना है। ये दोबारा भी आता है 1502 में। वास्को डिगम्मा फिर दोबारा आता है और यहाँ से भी माल खरीद करके ले जाता है और फिर उसको बेचता है, तो 60 गुने का फायदा होता है। उसके बाद ये 1524 में तीसरी बार आता है। 1524 में तीसरी बार आता है और आता है तो यही भारत की धरती पर इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसको पहले दफनाया गया था कोचिन में, बाद में इसको पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में ले जाकर के दफनाया गया। तो ये था इसका वास्को डिगम्मा का इतिहास। वास्को डिगम्मा के बाद भारत में जो आने वाला व्यापारी था वो आप लोग के क्रम में मैं लिखा हूँ। तो आइए पुर्तगाल कंपनियों का उद्देश्य पहले जान लें कि ये पुर्तगाल कंपनी आती है तो उसके क्या उद्देश्य हैं। उन्हीं उद्देश्यों को मैं लिखा हूँ और थोड़ा सा मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो पुर्तगाल चाहते थे कि जो यूरोप वाले और अरब वाले थे जिनके बीच में काफ़ी घनिष्ठ दुश्मनी थी, वो चाहते थे कि इन लोग का प्रभाव भारत में है तो इसको हम खत्म कर दें। ये भारत का नक्शा है। ये यूरोप है, ये अरब वालों का पकड़ भारत पर थी। ये चाहते थे कि जो अरब, ये अरब है और ये यूरोप है। यूरोप वाले चाहते थे, पुर्तगाली चाहते थे कि अरब वालों का जो प्रभाव भारत पर है इसको खत्म कर दिया जाए। तो अरब और बेलिस दोनों के व्यापारिक जो प्रभाव था उस प्रभाव को इन लोग का टारगेट था खत्म करना। तो पहला उद्देश्य ये था कि कैसे खत्म होगा, उसको खत्म किया गया। दूसरा तात्पर्य ये था कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, पुर्तगालियों का या यूरोप वालों का मुख्य टारगेट था कि ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार है, ये भारत को हिंदू और मुस्लिम कंट्री है, इस प्रभाव को खत्म करके हम लोग इस देश को ईसाई धर्म बना दे, उन लोग का ये टारगेट था। इसीलिए 1560 में ईसाई धर्म का एक न्यायालय की स्थापना की जाती है। वो 1560 में पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। अब आते हैं पुर्तगाली कंपनियों का भारत में विस्तार। पुर्तगाली कंपनियों का भारत में विस्तार होता है, कैसे, कहाँ होता है। तो पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम कोचिन में अपना व्यापारी कोठी की स्थापना करते हैं और कोचिन में ही ये व्यापारी खोल करके और राजधानी बनाया था। राजधानी कोचिन को ही पुर्तगालियों ने अपना राजधानी बनाया। यहीं से सत्ता मिलती है इन लोगों को, कुछ लोकल क्षेत्र में, तो यहीं से वो अपना सत्ता चलाते थे। भारत में पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस द अल्मेडा पहला पुर्तगाली था जो पुर्तगाल कंपनी का गवर्नर बनकर के सरकारी रूप में आया था। ये फ्रांसिस द अल्मेडा, ये 1505 में आता है। ये जब भारत की धरती पर आता है तो एक नीति की शुरुआत करता है, जिस नीति को बोलते हैं नीला पानी की नीति। नीला पानी की नीति की शुरुआत करने वाला पहला शासक ये फ्रांसिस द अल्मेडा है। VVI इस पर लिख देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
आप लोग से इनडायरेक्ट रूप में पूछेगा, डायरेक्ट रूप में, कि नीला पानी की नीति की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो फ्रांसिस द अल्मेडा। किस देश ने किया था? तो ये पुर्तगालियों ने किया था। इस नीति को जान ले कि ये नीला पानी की नीति का मतलब क्या होता है। तो नीला पानी की जो नीति है, इसका उद्देश्य, इसका टारगेट ये था कि कोई भी व्यक्ति समुद्र में बिना टैक्स दिए नहीं जा सकता है, अदर सिवाय पुर्तगालियों को छोड़ करके। इसका शिकार अकबर भी होता है। अकबर भी समुद्र में, इसमें बांध था कि वही जहाज समुद्री मार्ग में जा सकती है जिस पर गोला बारूद और काली मिर्च न लदा हो। जिस जहाज पर लदा होता था ये सामान, तो उनसे चुंगी वसूली जाती थी। तो उसी को बोलते हैं नीला पानी की नीति। आते हैं फ्रांसिस द अल्मेडा। फ्रांसिस अल्मेडा हो गया। अब उसके बाद ये युद्ध भी लड़ता है 1509 में। 1509 में ये युद्ध लड़ता है दमन द्वीप पर। द्वीप मुंबई के बगल में है, गुजरात और मुंबई में खंबात की खाड़ी के बगल में है ये। तो यहीं पर ये युद्ध लड़ता है। अरब वेनिस की संयुक्त सेना के साथ ये युद्ध लड़ता है और इसमें इसका बेटा मारा जाता है। ये भी इसको लगा कि अब पराजय हो जाएगी, तो यहाँ से ये भाग निकलता है। तो इसके बाद अगला जो गवर्नर बनकर के आता है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 में भारत पहुंचता है और 1515 तक ये रहता है, ये शासक रहता है। जब ये आता है भारत में तो इसको टिमैथा नामक हिंदू मिलता है और ये हिंदू ने इसको गोवा पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है। गोवा पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण करता है। कहता है कि यहाँ का जो शासक है वो कमजोर है। ये बीजापुर का शासक था, तो उसको बोला कि यहाँ के शासक कमजोर है, आप इस पर अटैक करो। तो ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क अटैक करता है और बीजापुर के जो शासक हैं आदिल शाह को ये पराजित, यूसुफ आदिल शाह है, इसको पराजित करता है और पराजित कर करके गोवा को और बीजापुर को अपने कब्जे में ले लेता है। और जब ये कब्जे में लेता है तो भारतीय सैनिक को नौकरी पर रखने का काम ये करता है और साथ में ये भी जो जमूरीन का महल था, उस जमूरीन के महल को लुटवा दिया था। ये उसको चोरी करवा दिया था, उसको के महल को पूरा लुटवा लिया। सोना चांदी जितने भी थे ये सारी चीज को लुटवा दिया। उसके बाद ये भारतीय महिलाओं से ये विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। ये कहा कि आप भारतीय महिलाओं से विवाह करिए यदि पुर्तगालियों की संख्या बढ़ानी है भारत में। तो इन्होंने कहा कि भारतीय महिलाओं से विवाह करिए और पुर्तगालियों की संख्या खुद ब खुद बढ़ जाएगी। इसके बाद अगला जो गवर्नर है वो 1515 से लेकर के और 31 तक रहता है मीनू डी कुन्हा। अगला जो गवर्नर है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। अगला जो गवर्नर बन करके आया था मीनू डी कुन्हा। ये क्या किया है कि ये कुछ नहीं अपने जीवन काल में किया, बस राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी परिवर्तन करता है।
राजधानी कोचिन से हटा करके और ये गोवा में लेकर के चला आता है। तो पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी कोचिन से गोवा में लेकर के चला आता है। तो ये यहाँ तक का इतिहास है और अगला वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे इसके विशेषता क्या है, इसकी क्या देन है, ये सारी चीज़ अगले वीडियो में। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं हिस्ट्री का तीसरा पार्ट लेकर के आया हूं। तो जो पुर्तगाली की देन है, मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया था, तो उस चीज़ को लिखा हूं और उसको बारी बारी करके मैं बता दे रहा हूं। तो पुर्तगाली जो साम्राज्य थे, जो टोटल जितने भी पुर्तगाली थे, लिस्बन से लेकर के और गोवा तक, इन सारे क्षेत्र को उनके जो कंट्रोल में था उसको एस्तादो द इंडिया कहा गया। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत करवाते हैं। तंबाकू की खेती 1608 में पुर्तगालियों ने शुरू किया था। उस समय मुगल बादशाह जहांगीर था। जहांगीर के शासन काल के दौरान ही पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत करते हैं। 1556 में अकबर के समय प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत होती है भारत में। ये भी पुर्तगालियों ने शुरुआत की थी। गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत भारत में पुर्तगालियों ने ही शुरुआत करवाया था। यांत्रिक घड़ी की शुरुआत भारत में पुर्तगालियों ने ही शुरू किया था। जहाजों का निर्माण, जैसे आप लोग जानते हैं कि भारत में पहली जहाज आने वाली साओ राफेल है पुर्तगाल की, वास्को डिगम्मा की। तो वो जो जहाज लेकर के भारत में आया, तो लोग जहाज नहीं देखे थे, अब जहाज देख लिए। तो जहाज जब देखे तो जहाज का निर्माण भी करना शुरू कर दिए। तो भारत में जहाजों का निर्माण करने की शुरुआत पुर्तगालियों ने ही किया था। आर्केस्ट्रा आप लोग जानते हैं, आर्केस्ट्रा इस समय नाच बड़ा चर्चित में चल रही है। तो ये भी पुर्तगाली की देन है। जब वास्को डिगम्मा को जमोरिन अपने महल में लेकर के गया था, तो वास्को डिगम्मा कुछ डांसर और कुछ नाचने वाले को लेकर के आया था और अपने महल में, जमोरिन के महल में ये आर्केस्ट्रा की शुरुआत करते हैं। तब से पूरे भारत में धीरे धीरे करके प्रचलित हो जाता है। तो आर्केस्ट्रा की भी शुरुआत भारत में पुर्तगालियों ने ही किया था। अब आगे पुर्तगालियों की अन्य देन। पुर्तगाली भारत में आए तो कुछ लेकर के भी गए हैं और कुछ लेकर के भी आए हुए हैं। तो पुर्तगालियों ने पपिस्ता भारत में पहले नहीं होता था, और पुर्तगालियों ने जब भारत में आए तो पपिस्ता लेकर के आए। उसके बाद आलू लेकर के आए। भारत में पहले आलू नहीं थी, आलू पुर्तगालियों ने लेकर के आया था। कहवा भी पुर्तगाली का ये। मक्का है तो वास्तव में अमेरिका की प्रजाति है ये, लेकिन भारत में इस मक्के को लेकर के आने में बहुत बड़ा भूमिका पुर्तगालियों की रही है। बादाम, काजू भी पुर्तगालियों ने लेकर के आया था। आप लोग 2015 में अमीन का पेपर दिए होंगे, उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि काजू किस देश की देन है। तो पुर्तगालियों की देन है, पुर्तगाली लेकर के आए। मूंगफली जैसे फलों को भारत में लाने का काम पुर्तगालियों ने किया। लीची और संतरा, ये भी दो फल पुर्तगालियों ने लेकर के आए। फूल गोभी जब वास्को डिगम्मा अफ्रीका में 3 दिन तक या 8 दिन तक ठहरा हुआ था, तो वहां से फूल गोभी खरीदा था और खरीद करके और जहाज में इसको लोड करवा के भारत लेकर के आया था। तो उस तरह से फूल गोभी भारत में आई। अब इसके बाद मार्टिन डिसूजा 1542 में आए थे। 1542 में मार्टिन डिसूजा आते हैं और मार्टिन डिसूजा के साथ ईसाई धर्म का एक बहुत बड़ा संत था, वो सेंट जेवियर। ये भारत में सेंट जेवियर मार्टिन डिसूजा के साथ भारत की धरती पर आता है और ये
पहला ईसाई संत की यदि बात की जाए तो पहला जो ईसाई संत है भारत आने वाला वो सेंट थॉमस है। पल्लव वंश के शासन काल के समय गुनांदो फर्नेंस पल्लव वंश का शासक था। उसी के शासन काल के दौरान पहली बार सेंट थॉमस नाम का ईसाई संत स्थलीय मार्ग से आया था और ये समुद्र मार्ग से आया था। तो आपसे पूछ सकता है कि पहला ईसाई संत जो स्थलीय मार्ग से आया था वो सेंट थॉमस है, या पहला भी पूछेगा तो भी सेंट थॉमस है। और पहला यदि पूछता है कि समुद्री मार्ग से आने वाला ईसाई संत कौन था तो सेंट जेवियर्स कब आया था तो 1542 में आया था। 1542 में अकबर के शासनकाल के समय ये भारत की धरती पर आता है। तो इस तरह से ये वीडियो रहा। आप लोग को अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो भी दिक्कत परेशानी है वो कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करिए। क्या कमी है, हो सकता है हम में भी कुछ कमी हो तो आप लोग बताएंगे, तभी आगे मैं इसका विस्तार करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।